हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्या कि जितने भी पोषक तत्व है, मैंने आपको बताया था टोटल 17 पोषक तत्व, जिसमें 9 बृहत मात्रिक थे, जिसमें से 9 जो थे वो बृहत मात्रिक थे और 8 जो थे वो सूक्ष्म मात्रिक थे। अब कल मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया था, बृहत मात्रिक के एक क्या, जिसमें हमने बताया था कि नाइट्रोजन का उपयोग पौधे कहाँ कहाँ करते हैं। तो जिसमें मैंने बताया था क्या कि एमिनो अम्ल के रूप में इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो बनेगा, डीएनए की संरचना बनानी होगी तो बनेगा। कहने का मतलब है अलग अलग रूप में इस्तेमाल करता है, प्रोटीन तैयार करना होगा तो मिलेगा। अब ये नाइट्रोजन प्राप्त करने के भी सोर्सेस अलग अलग थे। तो नाइट्रोजन एक तो था कि अगर राइजोबियम है तो वायुमंडल वाला नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करेगा। उसके बाद धरती के अंदर है तो धरती के अंदर से भी पौधे अपना अवशोषित करेंगे। तो विभिन्न स्रोतों से यह नाइट्रोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है पौधे। और इस नाइट्रोजन से बनने वाला जो हमारा प्रोटीन है, जो प्रोटीन बन के तैयार होता है, इस प्रोटीन का उपयोग हम लोग बाहरी रूप में करते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन भी होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इनसे प्रोटीन हमें प्राप्त होती है नाइट्रोजन के फॉर्म में, और पौधे के वृद्धि विकास के लिए जरूरी होता है। नाइट्रोजन वाले पौधे कौन है जिनमें इनका उपयोग होता है ज्यादा? तो उनमें धान हो जाएगा, धान में ज्यादा उपयोगिता है। गेहूं है, इसमें ज्यादा उपयोगिता है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे फसल है जिन फसलों में नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा दलहन पौधे हैं, तो दलहन पौधे में क्या आ जाएगा आपका, जितने दाल वाले पौधे हैं, तो दलहन में जैसे चना आ जाएगा, मान लीजिए चना आ गया, मसूर आ गया, अरहर आ गया, इन सभी में इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये बातें हमने कल चर्चा किया था कि आपका नाइट्रोजन एक क्या है, एक प्रकार का पोषक तत्व है जो बृहत मात्रा के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? बृहत में। अब बृहत मात्रिक में आता है तो बृहत मात्रिक में नाइट्रोजन यूज किया जाएगा। नाइट्रोजन अगर यूज हो गया तो समझिए क्या कि उनके अंदर आपका अलग अलग रूप में मटेरियल बनेंगे और हम उसका उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। यानी कहने का मतलब क्या, ये जो होगा धान और गेहूं ये सभी जो होते हैं ये उत्पादक श्रेणी के लिए जीव है। किसके पार्ट है? उत्पादक श्रेणी के। और उत्पादक से जब हम लोग ग्रहण करते हैं इनसे तो हम लोग उपभोक्ता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उपभोक्ता। जरा गौर कीजिएगा कि नाइट्रोजन हम सीधे खाए तो हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन हमारे शरीर में बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो उत्पादक अर्थात प्रोटीन बना के हमको कौन देगा? तो हमको प्रोटीन बना के देगा आपका कौन? दलहन वाला पौधा। हमें जो ताकत के लिए या कार्बोहाइड्रेट या अन्य कोई भी चीज चाहिए हमें, तो कौन बना के देगा? गेहूं देगा, धान देगा। तो इनसे क्या होगी और इनका उपयोग हम करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर हो गया हम लोग। हम इसको कंज्यूम करेंगे, हम अपने आवश्यकता अनुसार इसको कंज्यूम करेंगे। क्लियर है? तो ये कैटेगरी इस तरह से हम लोग एक एक करके सभी पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये तो था क्या, नाइट्रोजन के बारे में। अब जरा डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट फास्फोरस के बारे में। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे हम लोग फास्फोरस की। किसकी बात करेंगे? फास्फोरस की। तो फास्फोरस की आवश्यकता जो होती है वो भी ज्यादा होती है, मतलब अधिक में आता है, बृहत मात्रिक में भी आता है। किसमें आता है? बृहत मात्रिक में। बृहत मात्रिक में आने का मतलब हो गया कि इसकी मात्रा हमें क्या चाहिए, पौधों को अधिक चाहिए। फास्फोरस की मात्रा क्या चाहिए हमें? अधिक चाहिए। तब जब अधिक चाहिए तो समझिए कि इसकी प्रचुरता भी ज्यादा होना चाहिए। अधिक चाहिए तो इसकी प्रचुरता क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी मात्रा में क्या चाहिए? अधिक चाहिए। और अधिक अगर हमें चाहिए, फास्फोरस की मात्रा में क्या चाहिए? अधिक चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि पौधों के पास इसकी उपलब्धता भी अधिक होनी चाहिए। मान लीजिए ये जड़ें है तो जड़ से ही लेगा, मेनली धरती से ही प्राप्त करता है फास्फोरस। तो फास्फोरस वास्तव में फास्फोरस आयन के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? आयन के रूप में प्राप्त करता है। और यह जो आयन होते हैं वह जल में घुले रहते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किस रूप में हमें कोई भी पदार्थ हमें जो प्राप्त होता है वह किस रूप में हमारे पास बने पौधों के पास पहुंचता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी पोषक तत्व अपने आयन के रूप में पहुंचता है पौधों के पास। और ये कैसे पहुंचेगा? जल में घुलेगा और जल में खनिज लवण के साथ में, मतलब कि जल के साथ घुल मिलकर तब वह अंदर जाके पौधों के सभी भागों तक पहुंचेगा। क्लियर है? तो ये तो हम समझ लिए कि आयन के रूप में ये इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आयन के रूप में होगा। लेकिन बात एक और आती है कि यह अगर आयन चला जाएगा फास्फोरस तो पौधों के लिए क्या काम करेगा? फास्फोरस किस भाग में जाएगा? पौधों के।
तो ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस जो होगा मेनली विभवज्योत की उत्तक के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? विभवज्योत की उत्तक के लिए। मतलब क्या, सीधे शब्दों में कहें तो ये वर्धी क्षेत्र के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? वर्धी क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र में वृद्धि होती है उस क्षेत्र में ज्यादा उपयोगी है। अगर और इसका उपयोग की बात कीजिएगा तो यह कोशिका झिल्ली को बनाने में मदद करता है। किसमें मदद करेगा? कोशिका झिल्ली को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा क्या करेगा? यह कोशिका को आकार आकृति देने में मदद करेगा। कोशिका का आकार आकृति देने में मदद करेगा। तो समझ सकते हैं कि पौधे के लिए यह तो बहुत ज्यादा उपयोगी हो गया, क्योंकि कोशिका झिल्ली बनाना, आकार बनाना, उसकी वृद्धि करना, इन सभी चीजों में मदद कर रहा है। अब वर्धी क्षेत्र और विभवज्योत की उत्तक में होने का मतलब है कि किसी न किसी रूप में ये क्या करेगा? ऑक्सीजन हार्मोन को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन हार्मोन को उत्साहित करेगा, भाई तुम आगे बढ़ो। तो क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन से वृद्धि होनी है, तो उस कंडीशन में यह किसी न किसी रूप में बृहत मात्रिक ऑक्सीजन को भी प्रभावित करेगा। तो ये क्या होगा? आयन के रूप में जाएंगे। इनके फायदे हो जाएंगे विभवज्योत की उत्तक, वर्धी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में काम करना। उसके बाद यह एक बृहत मात्रिक है। ये आपको 4-5 बातें फास्फोरस के बारे में याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि पौधों के लिए यह जरूरी होता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे अब अगले पोषक तत्व की। 2 हो गए हमारे, अब तीसरे पोषक तत्व की बात कर लेते हैं। देखिए बात करेंगे हम लोग पोटेशियम के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, पोटेशियम आयन के बारे में। तो पोटेशियम है तो कंफर्म है कि ये किस रूप में प्राप्त करेगा पौधे? तो ये प्राप्त करेगा पोटेशियम के आयन के रूप में। तो आयन के रूप में मतलब क्या? K+ के रूप में ये प्राप्त होंगे पौधे को। अब बात आती है कि पोटेशियम आयन जो प्राप्त होगा पौधे को कहां से प्राप्त होगा? तो पौधे को यह प्राप्त होगा धरती से, यानी कि जमीन से। ठीक है, धरती या जमीन से। क्लियर है? अब बात आती है कि ये जो होगा पोटेशियम, यह बृहत मात्रिक है या सूक्ष्म मात्रिक है? तो इसकी मात्रा पौधे को ज्यादा चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? बृहत मात्रिक। आपको अभी तक जो पढ़े उसको याद रखने का तरीका है कि NPK, ये तीनों बृहत मात्रिक है और तीनों की उपयोगिता पौधे में सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखती है। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। इसको NPK खाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सभी के सभी जो प्राप्त होंगे वो आयन के रूप में ही प्राप्त होने वाले हैं। क्लियर है? तो ये पोटेशियम आयन के रूप में प्राप्त होंगे, जमीन से प्राप्त होंगे, बृहत मात्रिक होंगे। अब बात ये आती है कि पोटेशियम आयन का उपयोग क्या होता है? तो सबसे बड़ा उपयोग इसका हो जाता है ना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में मदद करेगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करेगा। अब समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या हो गया? कि पौधों के लिए सबसे उपयोगी का, पौधों के लिए सबसे उपयोगी का, के लिए सबसे उपयोगी का। अब पौधों के लिए जो सबसे उपयोगी काम हो गया क्या? कि ये करना, क्या करना? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। वो कौन प्रभावित होगा? प्रकाश, आपका पोटेशियम से। इसके अलावा और क्या काम करेगा? तो इसके अलावा पौधों में श्वसन क्रिया में मदद करेगा, पौधों में श्वसन क्रिया में मदद करेगा। अब श्वसन क्रिया में कैसे मदद करेगा? तो दरअसल ये क्या करता है कि जो रंध्र जो होते हैं, जिस रंध्र से होकर वायु अंदर आती है या वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल बाहर जाता है, तो ये रंध्र को खुलना, रंध्र का खुलना और रंध्र का बंद होना, रंध्र का बंद होना किनसे प्रभावित होगा? यह आपका प्रभावित होगा क्लोरीन के, पोटेशियम के आयन से, पोटेशियम के आयन से। तो समझ सकते हैं कि पौधों के श्वसन के लिए भी जरूरी हो गया, प्रकाश संश्लेषण के जरूरी है। अब इन दोनों को देख के लगता है कि उपयोगिता उनका ज्यादा हो गया। जब ज्यादा उपयोगिता हो जाएगा तो ये वृद्धि में इसकी मदद करेगा, इसकी वृद्धि विकास में क्या करेगा? मदद करेगा, वृद्धि विकास में भी मदद करेगा। इसके अलावा वृद्धि विकास में भी खास तौर से कहां पे मदद करने वाला है? तो इनकी जो नई नई कली निकलती है, पौधे की जब फूल खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं, तो कलियां बनती है ना जी, तो इन कलियां के निर्माण में, कलियां, इसके अलावा क्या? फूल बनने में, अर्थात कि पुष्प बनने में। उसके बाद क्या? मूलाग्र, यानी मूल का अगला हिस्सा बनने में, मूलाग्र बनने में। तो इन सभी चीजों में, इन सभी जगहों पे किसका यूज होगा? पोटेशियम का यूज होता है। और पोटेशियम आयन के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। और कहां से प्राप्त होता है? तो धरती अर्थात की जमीन से प्राप्त होगा। क्लियर है? तो इतना चीजें आपको याद रखनी की पोटेशियम आयन के रूप में प्राप्त होगा, जमीन से प्राप्त होगा, और ये बृहत मात्रिक है। बृहत मात्रिक का मतलब क्या? ज्यादा उपयोगिता वाला।
ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में मदद करेगा, पौधों के लिए जरूरी है पता है, क्योंकि भोजन अगर बनेगा पौधों के अंदर, पौधों के अंदर अगर ग्लूकोज बनना है तो ग्लूकोज बना के कौन देगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो और ग्लूकोज बनाने में मदद कौन करेगा, तो पोटेशियम आयन। तो सीधी सी बात है कि उनके मूलभूत क्रियाओं के लिए यह उपयोगी हो जाता है। उसके बाद पौधों में श्वसन की बात कीजिएगा तो रंध्र खुलेगा, रंध्र बंद होगा, इसके लिए उपयोगिता किसका है, आपका पोटेशियम आयन का। तो ओवरऑल जरूरी हो गया। उसके बाद वृद्धि विकास में मदद करेगा, मतलब पौधे की बढ़ेगा। सीधा समझिए ना, मूलाग्र भाग में जो जड़ की सबसे नीचे वाले हिस्से में और या सबसे ऊपर वाले हिस्से में, तो कितना वृद्धि में मदद करेगा ये। उसके बाद और तो और इसके अंदर जो कलियां बनती है, नए फूल खिलते हैं, उस फूल की कली बनने में, उस पुष्प को तैयार होने में सबसे बड़ा रोल करता है। तो क्लियर हो गया आप लोगों की पोटेशियम आयन और पोटेशियम आपके लिए कैसे उपयोगी है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे अगले पोषक तत्वों के। चलिए बात करेंगे कैल्शियम की। किसकी बात करेंगे, कैल्शियम की। हम लोगों ने 3 जान लिया एनपीके के बारे में, अब बात करेंगे हम लोग कैल्शियम की। ठीक है, अब जरा समझिए कि कैल्शियम क्या है। कैल्शियम एक प्रकार का ऐसा पोषक तत्व, तो इनकी भी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है पौधे को। ठीक है, और ये भी आपका Ca++ की आयन के रूप में रहता है, कैल्शियम आयन के रूप में यह जाता है। और कैल्शियम आयन के रूप में ही पौधे प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, फिर ये जल और खनिज जल के साथ ये मिलेंगे और मिक्स होकर पौधों के माध्यम से यह आपके शरीर के सभी हिस्सों में चले जाएंगे। तो इनका ये काम हो गया। ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये ज्यादा देंगे, अर्थात कि बृहत मात्रिक में आएंगे। इनकी मात्रा पौधे को कैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए, अधिक चाहिए, तो बृहत मात्रिक में आ गया। 3 को पढ़ लेते, एनपीके, और यहाँ पे सीए हो गया, ये 4 को हो गए। तो ये बृहत मात्रिक हो गया। अब बात ये आती है कि बृहत मात्रिक करेगा क्या, इनके अंदर, पौधे के अंदर इसका काम क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि ये कोशिका का विभाजन होने में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा, कोशिका विभाजन में। समझिए कि जब कोशिका विभाजन प्रभावित होगा तो पौधे का विकास प्रभावित होगा कि नहीं, कैसे बढ़ेगा, एक कोशिका से 2 बनेगा तब ना कोशिका वृद्धि करेगा। तो ये बढ़ाएगा कौन, ये कोशिका विभाजन के लिए मदद करेगा आपका कैल्शियम। क्लियर है। कोशिका विभाजन के अलावा और क्या कर सकता है, कोशिका विभाजन के अलावा ये क्या करेगा कि कोशिका भित्ति को निर्माण, कोशिका भित्ति के निर्माण करने में मदद करेगा, कोशिका भित्ति बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो कोशिका भित्ति बनाएगा, ये कोशिका विभाजन, कोशिका भित्ति। तो समझिए कितना उपयोगिता हो गया, पौधे का मेन पार्ट तो ही रिलीज कर रहा है। तीसरा अगर देखिएगा तो तीसरा क्या काम कर रहा होगा, और भी उपयोगिता है, ये ज्यादा उपयोग में आता है, क्योंकि यह जो होता है कैल्शियम जो होता है मूलभूत कार्यों को करने में मदद करता है, जो एकदम अनिवार्य काम है। समझ रहे कोशिका विभाजन कितना जरूरी है। कोशिका विभाजन होगा तो वृद्धि रुक जाएगी तुरंत। एक कोशिका से 2 कोशिका बनना हो तो हमने आपका पौधे का आकार आकृति बढ़ेगा, और ये कौन कंट्रोल करेगा, कैल्शियम कंट्रोल करेगा। ठीक है, कोशिका भित्ति निर्माण में। इसके अलावा किसके निर्माण में काम करता होगा, कोशिका भित्ति। इसके बाद चयापचय क्रिया, चयापचय क्रिया, चयापचय क्रिया समझ रहे हैं आप लोग। चयापचय क्रिया का में 2 क्रिया शामिल होता है, एक तो होता है कि उपचय, उपचय, और एक क्या होगा, अपचय। 2 क्रिया होता है, उपचय और अपचय। अब उपापचय, दोनों को मिला के चयापचय या उपापचय क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें एक में होता है टूटना, जैसे मान लीजिए बड़ा अणु है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि H2O है, तो टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही ना होगा। इसके बाद तो ये हो गया टूटना। आज जुटना, फिर जुटना का मतलब क्या, एग्जाम्पल से समझिए आप, C6H12O6, ठीक है, आप प्लस में ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें एटीपी बनता है, इसमें मदद करता है, इसलिए आपको एग्जाम्पल ले लिया है। ये आपका ऑक्सीकरण में भी मदद करता है। तो देखिए क्या होगा कि इन दोनों के बीच में अगर अभिक्रिया होगी तो क्या बनाएगा हमारा, ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाएगा। अब एटीपी के रूप में जब ऊर्जा हमें बनेगा तो बताइए ये टूटेगा तब ना ऊर्जा के रूप में बनेगा। उसके बाद ये ऑक्सीजन जो होता है हाइड्रोजन के साथ मिलकर यह जल बनाएगा। तो बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा कि नहीं जुटा, तो यहाँ पे जुटने की क्रिया, यहाँ पे जुड़ना, यहाँ पे एटीपी बना, टूटना। अब एटीपी के अंदर क्या बनेगा, ये C6H12 बना है तो ये टूटेगा, तो ये पायरुवेट में टूटेगा, C3H6O3, ये 3 गो वाला में टूटेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये C6 6 गो वाला था, यहाँ पे 3 गो वाला हो गया। तो बताइए टूटा कि नहीं टूटा, तो यहाँ पे टूटना,
यहाँ पे टूट गया और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो यहाँ पे जुड़ना। तो यह टूटने और जुड़ने, इन दोनों तरह की क्रियाओं में कौन मदद करेगा, कैल्शियम मदद करेगा। इसलिए इसलिए कहा जाता है क्या, कि यह चयापचय क्रिया में मदद करेगा। चयापचय का मतलब हो गया कि टूटने और जुटने दोनों क्रिया में मदद करेगा। कौन मदद करेगा, तो कैल्शियम मदद करेगा। तो कैल्शियम समझ सकते हैं कितना उपयोगी हो गया, विभाजन करने में मदद करेगा कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका भित्ति के अंदर जो कोशिका झिल्ली की जो कैल्शियम की पैक्टिन होती है, उस कैल्शियम की पैक्टिन बनाने में मदद कौन करता है, कैल्शियम करता है। कोशिका अब जो भित्ति है उसके अंदर वाला लेयर को बनाने में, जो कि कैल्शियम की पैक्टिन कहलाती है, उसको बनाने में ये क्या करता है, मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें कि ये बृहत मात्रिक वाला बड़ा खतरनाक है, ठीक है। इसका उपयोगिता क्या है, बहुत ज्यादा होती है पौधे को। क्लियर है आप लोग को। तो इसके बृहत मात्रिक में होगा, कैल्शियम आयन के रूप में होगा प्राप्त, कोशिका विभाजन में मदद करेगा, कोशिका भित्ति निर्माण में, चयापचय अर्थात टूटने और जुटने की क्रिया में मदद करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा कि जो आपका ऊर्जा बनती है, इस ऊर्जा बनने में कैल्शियम का योगदान बहुत बड़ा होता है। क्लियर है आप लोग को। चलिए अब ये तो हो गया आपका कैल्शियम का। अब देखते हैं अगले पोषक तत्व कौन है। देखिए तो बात करेंगे हम लोग मैग्नीशियम की। अब किसकी बात करेंगे, मैग्नीशियम की। आपको पता है कि मैग्नीशियम भी हमारा क्या है, एनपीके एक सी देख लिए। अब एमजी को भी इसमें डाल लीजिए। ये सभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, बृहत मात्रिक वाला, बृहत मात्रिक वाला। तो मैग्नीशियम तक पहुंच गया। अब देखिए मैग्नीशियम क्या हो गया, क्या बृहत मात्रिक में डाल दिया, तो ये अब जानने की जरूरत नहीं है कि इसकी मात्रा इससे अधिक है। ये आपको कॉमन ही लग गया कि ये हम अभी अधिक वाला पढ़ रहा है कि पौधे को इसको ज्यादा चाहिए। ये भी आपको पता चल गया कि मैग्नीशियम जो होगा आयन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब बात आती है कि ये जल और खनिज लवण के साथ ये जाएगा, ये तो पता है आपको। अब बात ये आती है कि मैग्नीशियम अगर बृहत मात्रिक है तो पौधे के अंदर काम भी तो बड़ा होना चाहिए। तो दरअसल क्या होता है कि मैग्नीशियम जो होता है वह एंजाइम को सक्रिय करने में मदद करता है, एंजाइम्स को सक्रिय करने में मदद करता है, एंजाइम्स को सक्रिय करने में मदद करेगा। तो एंजाइम्स जब सक्रिय होंगे, समझ रहे बात आप लोग, कि एंजाइम्स जब सक्रिय होगा तो बहुत सारी चयापचय क्रिया करने में मदद करेगा। और इसका एंजाइम सक्रिय होगा ना, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने वाले एंजाइम्स को आपको क्या कर देगा, काम को तेज कर देगा, संश्लेषण की क्रिया तेज कर देगा, क्रिया तेज कर देगा, ठीक है। समझ रहे कितना ज्यादा उपयोगी है। वो प्रकाश संश्लेषण करने में मदद कर रहा था कैल्शियम, इसके क्रिया को और धक्का देकर आपका तेज करेगा। आप सीधा समझिए ना एक बात, कि आप जब क्या कहते हैं दवा खाते हैं, जैसे मान लीजिए कॉम्बीफ्लाम खा लिया, तो कॉम्बीफ्लाम आपने खा लिया और आपको फायदा नहीं किया, फीवर डाउन नहीं हुआ, तो उसके लिए ओमना कटिन यूज करते हैं ना। ये इसके अंदर आपका पावर 400 होता है तो उसका पावर 1600 होता है, और वो आपका और ज्यादा बूस्ट करता है कि आपके बॉडी पर वो एक्टिवेट हो जाए, काम करे। बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब वही चीज है कि यह बूस्टर है, समझ रहे हैं बात आप लोग को, तेजी से इसको बढ़ाने वाला। तो एंजाइम्स क्या करेगा, एंजाइम्स को सक्रिय करेगा, प्रकाश संश्लेषण को और तेज कर देगा। और क्या करेगा कि पौधों के अंदर जो आपके जितने भी केंद्र के अंदर पाए जाने वाले जितने भी न्यूक्लिक एसिड वाला आइटम है, जैसे आरएनए हो गया, ठीक है, तो इन सभी के संश्लेषण में मदद करेगा, के संश्लेषण में मदद करता है, संश्लेषण में मदद करेगा। और तो और कि कैल्शियम के जितना काम है ना, उन सब को सक्रिय करने में, तेज करने में मदद करेगा। तो और क्या काम है उसका, चयापचय क्रिया। तो चयापचय क्रिया को तेज करने के लिए जो एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है, वह एंजाइम का सिक्रेशन कौन करेगा, तो मैग्नीशियम इसके एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। क्लियर है, बात समझ आ रही है आप लोग को। एंजाइम्स का सिक्रेशन करने में मदद करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना ज्यादा उपयोगी हो जाता है। अर्थात क्या, मैग्नीशियम जो होता है वो पौधे के लिए बृहत मात्रिक नहीं, बहुत बड़ा रोल करता है आपका इसके लिए, ठीक है। क्लियर है आप लोग को। तो ये बृहत मात्रिक हो गया अर्थात कि मैग्नीशियम का। अर्थात अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कितना, एनपीके, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखिए इसके अलावा भी और होते, इसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये सभी तो आपको पता है। कार्बन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है मान लीजिए, O2 है, H2 है, तो ये तो वायुमंडल से मिल जाएंगे। तो इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे, जो जमीन से ले रहे हैं ना उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये CO2 टूट के कार्बन मिल जाता है हमें,
तो ये तीनों हमें क्या मिल जाता है, वायुमंडल से प्राप्त हो जाते हैं। तो इन तीनों की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये तीनों भी किसके अंदर आएगा, बृहत मात्रिक के अंदर ही आएगा। तो बृहत मात्रिक में काउंट कीजिए कितना हो गया, 1 2 3, कैल्शियम 4, मैग्नीशियम 5। उसके बाद क्या हो गया कि कार्बन 6, ऑक्सीजन 7 और हाइड्रोजन 8। एक और बच गया आपका, एक और इसके अंदर कौन आता है, तो एक और आता है आपका सल्फर। एक और क्या आता है, सल्फर आता है। तो सल्फर के बारे में जान लेंगे, और सल्फर के बारे में जानेंगे तो हमारा बृहत मात्रिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा बृहत मात्रिक में जानना है सल्फर के बारे में थोड़ा सा। देखिए बात करेंगे हम लोग सल्फर के बारे में। तो देखिए सल्फर क्या होता है कि सल्फर जो प्राप्त होगा हमें वह सल्फेट के आयन में प्राप्त होगा। जैसे हमने सभी का आयन देख रहे थे, तो ये जो आयन हमें प्राप्त होगा SO4 वाले आयन में हमें प्राप्त होगा, सल्फर के आयन में प्राप्त होगा, सल्फेट के आयन में। किसके आयन में, सल्फेट आयन के रूप में प्राप्त होता है। ये जानते हैं, इसलिए क्वेश्चन सब बता रहे हैं ना किस किस आयन में जाएगा, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि किस आयन में जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपका फंसे। देखिए सल्फर की बात कीजिएगा तो ये बृहत मात्रिक है, मतलब इसकी उपयोगिता क्या है, ज्यादा है। इसकी उपयोगिता ज्यादा है, उपयोगिता पौधे के लिए अधिक है, पौधे के लिए क्या है, अधिक है। तो उपयोगिता समझ लिए, और किस रूप में प्राप्त होगा ये पता है, सल्फेट आयन होगा जो जल के साथ मिलकर अंदर जाएगा, ये भी क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि सल्फर ये काम कहाँ करता है, पौधे के अंदर काम क्या करेगा, ये जान लेते हैं। तो सल्फर देखिए, सल्फर का काम आपका उपयोगिता देखने में ज्यादा नहीं है, लेकिन है सबसे ज्यादा उपयोगी। इसलिए क्योंकि विटामिन में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो थायमिन है आपका, विटामिन अर्थात कि B1 है आपका, विटामिन B1, तो विटामिन B1 में इस सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो समझिए कि आपका विटामिन कितना ज्यादा उपयोगी है, जो सामान्य रूप से कुछ भी आपके बॉडी के अंदर संश्लेषित नहीं होता है। तो आपको लेना है विटामिन B1, तो आपका सल्फर जिसमें ज्यादा मात्रा में होगा उस पौधे को लेना पड़ेगा, तो आपके लिए उपयोगी होगा। तो ये विटामिन B1 आपको इसके यानी कि विटामिन के स्रोत में ये पाए जाते हैं। क्लियर है, सबसे बड़ा बात है कि विटामिन के स्रोत के रूप में। इसके अलावा और कहां पाए जाते हैं, इसके अलावा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के एंजाइम्स बनाने में, प्रकाश संश्लेषी, एक बात ध्यान रखिएगा, एंजाइम बनाने में मदद कर रहा था मैग्नीशियम, और ये जो मदद करेगा यह को एंजाइम्स बनाएगा। को एंजाइम समझते हैं आप लोग, को एंजाइम्स का मतलब होता है ऐसा एंजाइम जो एंजाइम को धकेल दे। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब क्या होता है कि एगो खूब तेज रफ्तार, एगो धीरे धीरे, मान लीजिए लड़का दौड़ रहा है, ठीक है, अब ट्रेनर उसके पास गया और उसको धक्का देके कहा और तेज चलो, और तेज दौड़ो, और मालूम चले कि उसके पीछे एक और आपका ट्रेनर चला गया और उसको भी धक्का दे दिया कि और तेज भगाओ, और तेज भगाओ। तो समझ रहे हैं कितना ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से भागने लगेगा। तो यह जो तेजी से भगाएगा वह कहलाता हमारा कोएंजाइम। क्या कहलाता है, कोएंजाइम। कोएंजाइम का मतलब क्या, जो एंजाइमों को धक्का दे दे, उसका सहयोगी एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम को धक्का देगा तो एंजाइम्स और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, एंजाइम से जितना एक्टिवेट होगा वो आगे वाला को और ज्यादा एक्टिवेट काम को कराएगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण और तेज और तेज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से ये पूरा काम करेगा कोएंजाइम के रूप में। इसके अलावा और देखिए और क्या उपयोगिता है इसका, कि जितने भी लेग्यूमियस प्लांट है, ठीक है, तिलहन दलहन आप लोग बड़े होंगे, लेग्यूमियस प्लांट, तो जितने भी लेग्यूम वाले प्लांट है, हिंदी में लिख देते हैं लेग्यूमियस, जितने भी लेग्यूमियस प्लांट है जहां पे इनके जीवाणु वगैरह पाए जाते हैं, उनकी ग्रंथि बनाने में मदद करेगा। क्या बनाने में मदद करेगा, उसकी ग्रंथि बनाने में मदद करेगा। मतलब क्या, सल्फर जो है सीधे शब्दों में कहे कि देखने में छोटा लगता है लेकिन उपयोगिता सबसे ज्यादा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है ना, प्राकृतिक रबड़ में इसकी आपकी जो मात्रा होती है सल्फर की वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि सल्फर के वल्कनीकरण करके हम लोग आपका कृत्रिम तरीके से भी आपका रबर बनाते हैं। तो रबर में इसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है। आशा है फ्रेंड्स कि आपको बृहत मात्रिक पोषक तत्व क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।